हेलो एवरीवन, फाउंडेशन इंजीनियरिंग के इस नए लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम पांडे और पाइल फाउंडेशन में आज हम ग्रुप एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट अस नाउ फर्स्ट बिगिन विद द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन टॉपिक। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अंडर रिंड पाइल्स के बारे में और हमने ये देखा था कि अंडर रिंड पाइल्स अगर आप सिंगल बल्ब यूज़ करें या मल्टी बल्ब यूज़ करते हैं देन व्हाट विल हैपन दैट ड्यू टू दिस बल्ब व्हाट विल हैपन दिस soil underneath it. Now this also becomes a part of the पाइल और इस सॉइल के कारण क्या हो रहा है, द फ्रिक्शन और द लोड बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीजेस। ये होता है इस अंडर इन पाइल्स के कारण। बट अगर आपको याद हो तो हमने ये बात वहाँ पे करी थी, है ना, चाहे सिंगल बल्ब पाइल हो चाहे मल्टी बल्ब हो, दोनों ही में क्या होगा, द लोड बेयरिंग कैपेसिटी विल इंक्रीज। बट यहाँ पे अगर हम नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन की बात करते हैं तो ये एक ऐसा केस है जहाँ पे सॉइल की वजह से सॉइल की लोड बेयरिंग कैपेसिटी इज नाउ रिड्यूसिंग। कैसे हो रही है समझिएगा इसको। नाउ वी टॉक अबाउट दिस थिंग, इन केस द टॉप सॉइल इज सॉफ्ट और लूज सॉइल, देन व्हाट विल हैपन दैट व्हेन यू अप्लाई द लोड दिस विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो स्किन फ्रिक्शन है यहाँ पे दैट इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, ओके, दैट इज इन नेगेटिव direction, that is in downward direction. So this is called as the negative skin friction, that is here denoted by Q and F. अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो आप ये समझिएगा कि if I am applying some force और resistance आए पीछे की तरफ से, है ना, when you are like when a vehicle is moving तो friction हमेशा opposite direction में लगता है। तो यहाँ पे अगर इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, यहाँ पे लोड लगाया गया तो फ्रिक्शन हमेशा नेचुरल टेंडेंसी क्या है कि यहाँ पे ऑपोजिट तरीके से रिएक्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, है ना, एवरी रिएक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर ऊपर से लोड लगाया गया, यानी अगर हम बात करते हैं नॉर्मल पाइल की और ऊपर से लोड लगाया गया तो नीचे से क्या होगा, सॉइल रेजिस्ट करेगी। अब सॉइल को पाइल में रेजिस्ट करने के दो तरीके हैं। क्या, एक आपका एंड बियरिंग, एकदम सबसे नीचे से जब फोर्स लगाए, और दूसरा क्या होता है, एक स्किन फ्रिक्शन। तो दीज आर द टू वेज बाय विच दिस क्यू लोड विल बी नाउ बीइंग रेजिस्टेड। अच्छा, यहाँ पे एक डिफरेंस आ जाता है क्या, कि अगर कुछ ऐसा हो जाए, कुछ ऐसा बदलाव आ जाए कि ये फोर्स नीचे की तरफ लगने लग जाए, स्किन फ्रिक्शन फोर्स इट इज़ गेटिंग डाउनवर्ड, इस तरीके से नीचे की तरफ लगने लग जाए, यानी कि ये क्या हो जाएगा, अब नाउ जो डाउनवर्ड एक्टिंग फोर्सेस हैं वो कौन कौन से हो गए। Now this QUP is downward acting or this QNF is also downward acting. So this QUP plus QNF are now downward acting. So this will be now causing a reduction in the soil bearing capacity. दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा कि जो अपवर्ड फोर्सेस हैं वो कौन से हैं, एक तो आपका एंड बियरिंग है, एक आपका स्किन फ्रिक्शन है। सो दिस एंड बियरिंग प्लस स्किन फ्रिक्शन। सो आपको हमेशा ही चेक करना पड़ेगा कि कौन से फोर्सेस अपवर्ड हैं, कौन से डाउनवर्ड हैं। अपवर्ड फोर्सेस में हमेशा जब हम बात करते हैं तो सॉइल का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, बट इस केस में ये जो सॉइल का रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है, बिकॉज इट इज़ व्हाट कॉजिंग रिडक्शन इन द पाइल लोड कैपेसिटी। तो यहाँ पे समझिएगा इस चीज़ को, दिस क्यू पी इज़ गिवन बाय क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू स्किन फ्रिक्शन। बट साथ में क्या हो रहा है, दिस नेगेटिव फ्रिक्शन इज़ व्हाट रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ दिस क्यू यू पी। अगर मान लीजिए क्यू एंड बियरिंग और क्यू स्किन फ्रिक्शन ही सिर्फ लग रहा होता तब क्या होता, तब आपके पास एक फिक्स वैल्यू होती जो कि होती क्यू एंड बियरिंग प्लस क्यू स्किन फ्रिक्शन की। नाउ व्हाट हैपेंस, क्यू नेगेटिव फ्रिक्शन इज ऑल्सो बीइंग एक्टेड अपॉन। अब जब ये लग रहा है तब क्या हुआ, ड्यू टू दिस नेगेटिव फोर्स दिस क्यू यू पी वैल्यू इज डिक्रीजिंग। अगर हम बात करते हैं इसके अलग अलग कंपोनेंट्स की तो यहाँ पे समझिएगा, एंड बियरिंग की अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा, दैट इज द स्ट्रेस, दैट इज द 9C इंटू ए बी, दैट इज द एंड बियरिंग एरिया। यहाँ पे एंड बियरिंग एरिया इज नथिंग बट पाई बाय 4 इंटू बी स्क्वायर इफ इट इज अ सर्कुलर पाइल। इफ यू टॉक अबाउट दिस क्यू स्किन फ्रिक्शन, तो यहाँ पे जो लोडिंग इंटेंसिटी है दैट इज दिस अल्फा 2 इंटू C2 बार। यहाँ पे अल्फा इज द एडिशन फैक्टर एंड दिस C2 इज द एवरेज कोहेजन ओवर द एंटायर लेंथ ऑफ द पाइल, ओके, एंड दिस पाई इंटू डी इंटू L2। सो दिस अल्फा 2 इज द not the entire length of the pile but this is over the length L2, ठीक, सिर्फ ये L2 लेंथ तक के लिए है, not for the entire length of the pile. Second point is this negative friction. Negative friction यहाँ पे समझिएगा, this is what alpha 1 into C1 बार, और ये C1 बार किसके लिए है, for the average cohesion value for this L1 length, इतनी लेंथ के लिए, okay, and this alpha 1 is the addition factor for the soil and the pile, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक soil है और this is pile, तो addition factor यहाँ पे alpha
1 दे रखा है, okay, and this is the C1 value. So when you apply this pi d L1 value, so you get the value of Q UP. अगर मान लीजिए कि this soft loose soil would not have been there, अगर ये होता ही नहीं तब क्या होता, तब ये नेगेटिव फ्रिक्शन आता ही नहीं केस में, then what would happen, then this Q UP would only be comprising of this Q end bearing plus Q skin friction. तो अल्टीमेट जो लोड कैपेसिटी है वो एंड बेयरिंग और स्किन फ्रिक्शन ही होता, इसमें कोई भी केस नहीं आ रहा होता इस नेगेटिव फ्रिक्शन का. तो दिस लूज और सॉफ्ट सॉयल विच इज़ हेयर इट इज़ कॉजिंग अ प्रॉब्लम. तो यही नेगेटिव फ्रिक्शन का दिक्कत है. कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करते हैं, क्या क्या है. इट इज़ अ फिनोमेना इन विच द सॉयल सराउंडिंग द सॉयल ओके सेटल्स मोर देन द सेटलमेंट ऑफ द पाइल, ओके, बिकॉज जो ऊपर वाली सॉयल है वो ज़्यादा सेटल कर जा रही है, बल्कि उसको उतना करना नहीं चाहिए था. This condition occurs when the soil surrounding the pile is loose or soft, and under such condition, friction on the pile is in downward direction, which reduces the load bearing capacity of the pile. जो कि हमने अभी फॉर्मूले में देखा कि किस तरीके से load bearing capacity reduce हो जाती है. Also, this downward drag on the pile surface adds to the structural loads. Okay, so for that thing, the factor of safety is given by QUP upon what? Working load plus QNF. ओके तो हमने ये बात पहले ही करी कि अपवर्ड फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं और डाउनवर्ड फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं, ठीक. सो आप उसका इक्विलिब्रियम ले सकते हैं, एंड दैट इज नथिंग बट दिस वर्किंग लोड प्लस QNF. कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे देखते हैं. इट यूजुअली अकर्स इन द पाइल्स इंस्टॉल्ड इन फ्रेशली प्लेस्ड फिल्स ऑफ द सॉफ्ट कंप्रेसिबल डिपॉजिट, बिकॉज दिस इज वेयर द नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन विल बी गोइंग टू एक्ट, बिकॉज दीज आर लूज डिपॉजिट्स देयर, और इन्हीं लूज डिपॉजिट्स के कारण क्या होगा, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप होगा. Following conditions may cause negative skin friction. क्यों होता है? All right, that is the point of discussion here. First is due to the increase in surcharge over the surrounding soil. Second is the lowering of the water table. Water table अगर lower कर जाता है, then what will happen? The effective stress will increase. So the consolidation and the settlement of the soil surrounding the pile will also occur. Then this is the third point, wherein the disturbance due to the seismic activity or the seismic waves or the earthquake waves and the other dynamic effects can cause the soil to become loose. अगर soil loose होगी तो किसी भी कारण से हो रहा है, so that will be causing this negative skin friction. तो let's say soil की ability थी कि 100 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो झेल सके लोड को, बट इस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है कि वो अब 80 ही झेल पाएगी. ओके, सो दैट इज़ द पॉइंट विच वी हैव डिस्कस्ड इन दिस नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन. और ये किस तरीके से अफेक्ट करती है इसके बारे में अभी हमने यहाँ पे देखा. इसका एक दूसरा नाम है डाउनवर्ड ड्रैग. सो दैट इज़ ऑल्सो वन थिंग. आप सभी ने पाइल्स के बारे में अभी तक जितना पढ़ा है, देखा है, नाउ विल ऑल्सो बी सीइंग कि पाइल कभी भी अगर आप लगाते हैं तो एक इंडिविजुअल पाइल नहीं लगा रहे होते हैं, इट इज़ ऑलवेज इन ग्रुप्स. ओके, और इसका ग्रुप का टेंडेंसी ही बहुत इंपॉर्टेंट है. सो आप इसको ग्रुप एक्शन को इमेजिन अगर करना है तो आप इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर आपके घरों में जैसे स्टूल रहता है ना, स्टूल के 4 पैर हैं, और नाउ व्हाट यू डू, यू सिंपली प्लेस इट इनसाइड द ग्राउंड. So that will be what? Now immobile. अब वो move तो करेगा नहीं because the soil has caught onto the legs of the stool. इसी तरीके से यहाँ पे भी होता है. These piles are simply nothing but like those stools leg only. ठीक, ये एक leg हो गया, ये एक leg हो गया. This is the different legs of the piles. ठीक, या फिर मैं कहूँ कि these are the different piles. जो भी लोड आता है, लोड ट्रांसफर मैकेनिज्म अगर आपको याद हो तो क्या रहता है, स्लैब है, ठीक है, बीम है, देन बीम के बाद कॉलम में आया लोड, एंड देन कॉलम के बाद फुटिंग में आया लोड, और फुटिंग के बाद क्या हुआ, सॉइल के बाद चला गया लोड. तो सारा का सारा लोड क्या हो रहा है, इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है. दैट इज़ इफ आई से, अगर मैं इसका इस क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं जिसके नीचे अलग अलग टाइप ऑफ पाइल्स हैं और मैं इसका टॉप व्यू देखता हूं, ठीक. सो दिस इज द टॉप व्यू. सो सी हियर, इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, एंड दिस इज द बी विड्थ हियर, और ये भी बी विड्थ है. ओके, दैट इज़ द टोटल विड्थ ऑफ द एंटायर एरिया जहाँ पे एक कुछ ग्रुप ऑफ पाइल्स मौजूद हैं. यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे d इज़ द डायमीटर ऑफ द पाइल. ओके, सो दिस इज़ द d इज़ द डायमीटर हेयर. अगर इसके बीच की स्पेसिंग की बात करते हैं तो दिस इज़ द स्पेसिंग, ओके, जो कि यहाँ पे s से डिनोट किया गया है. ओके, दिस इज़ द s एंड दिस इज़ s. ओके, सो कुछ स्पेसिंग होती है पाइल्स के. ऐसा नहीं होता है कि एकदम अगल बगल में इसको इस तरीके से रख दिया जाए, है ना. दिस इज़ नॉट टू बी कंसिडर. एक मिनिमम स्पेसिंग तो दी ही जाती है, एंड इट डिपेंड्स कि एंड बियरिंग पाइल है कि फ्रिक्शन पाइल है या फिर कंबाइंड पाइल है. तो एक मिनिमम हम एक एवरेज वैल्यू तो लेके चलते ही हैं कि हमें एक मिनिमम स्पेसिंग देनी ही पड़ेगी. ओके, तो यहाँ पे जो डिस्कशन था वो ऐसा था कि
इंडिविजुअल पाइल्स कभी नहीं होंगी, हमेशा क्या होगा, ग्रुप में होंगी, और वो हमेशा ग्रुप एक्शन ही शो करती हैं, बिकॉज एक पाइल पे अगर आप लोड लगाएंगे तो बस उतने से ही छोटे से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट इफ यू टॉक अबाउट द एंटायर ग्रुप तो efficiency of that group will be much higher. So now let us see here, this is one figure wherein the different piles, okay, this is the entire 3D structure that occurs when you are taking the different action of the piles, है ना, that is the group action of the piles. तो इस तरीके से this is the footing, I would say the base actually, okay, और इसके नीचे सारा piles का system है, this is the entire piles that are there. So this is the 3D structure which you can see here. Now let us move on. So now let us see different points about this group action of the piles. कि एक पाइल तो हम यहाँ पे इंडिविजुअली नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट जब ग्रुप एक्शन होगा तो किस तरीके से फोर्सेस ट्रांसफर हो रहे हैं फ्रॉम द कॉलम टू द फुटिंग एंड टू द सॉइल, उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द फाउंडेशन मेंबर्स, piles are always used in groups. Second point, the structural load from the columns lies within the zone of influence of the foundation. Okay, so जितना भी influence का zone है, जितना भी region है जहाँ पे stresses सारे आएंगे, that is there in this point. Second is, if the applied load is large and more number of piles, then either piles will be acting individually or in the group depending upon the spacing in between the piles. अगर spacing बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई तब क्या होगा, they will be acting as individual piles. But अगर spacing पास में है, एक लिमिट है ना, ऐसा भी नहीं है कि एकदम चिपका के उसको रख दिया, बिकॉज दैट विल नॉट बी द ग्रुप एक्शन देन, ठीक, क्योंकि दैट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ मटीरियल देयर, ओके, इकोनॉमिकली दैट इज नॉट फिजिबल. तो हमें एक मिनिमम स्पेसिंग देनी चाहिए. सो इट इज़ डिपेंड अपॉन द स्पेसिंग कि वो इंडिविजुअली एक्ट करेंगी कि वो ग्रुप में एक्ट करेंगे, ओके, सो दैट यू हैव टू टेक इन टू पिक्चर. सेकेंड इज, इफ द सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इज 2.5D to 4.5D, then the soil may get compacted between the piles and the entire wedge of the size B cross B may act as a single pile. Such an action is called a group action. यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, if I take this single pile, okay, और इनका spacing अगर इस range में है 2.5 से लेके 4.5D तक है, तब ये पूरा का पूरा एरिया, this entire cross section, that is this B cross B का जो cross section है ये, है ना, this entire region will act as a one single pile. ओके, तो ये एकता में शक्ति वाला एग्जांपल आप समझो इसको, ठीक, कि एक पाइल है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जब इतनी सारी पाइल्स एक साथ यहाँ पे हैं, देन इट इज शोइंग अ ग्रुप एक्शन, सो इट विल बी रेजिस्टिंग अ वेरी मच बिगर लोड देन वन इंडिविजुअल पाइल कैन टेक. सो दैट इज हियर. सो अगर आप ग्रुप एक्शन और इंडिविजुअल एक्शन की बात करते हैं, तो अगर आपने इंडिविजुअल पाइल दे रखी है, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ इंडिविजुअल पाइल, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस जोन है वो सिर्फ इतना सा ही है, ओके. इसको आप यहाँ पे समझेंगे जब ग्रुप एक्शन की अगर मैं बात करूँ, तो एक पाइल है तो दिस इज जस्ट वन इट्स एक्शन, ठीक. यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज इट्स ओन इंडिविजुअल एक्शन. यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द थर्ड पाइल जिसका अपना इंडिविजुअल एक्शन है, दिस इज द इंडिविजुअल एक्शन. बट व्हाट हैपेंस व्हेन द एंटायर 9 पाइल्स, अगर जैसे ये 3 का है ग्रुप, है ना, इफ यू आर सीइंग द साइड व्यू, तो टॉप व्यू इसका किस तरीके से होगा, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, है ना. तो दिस इज 3 क्रॉस 3 का ग्रुप है ना. सो दिस इज द टॉप व्यू दैट यू आर सीइंग. अच्छा, तो ये सामने से जो आपको 3 पाइल्स दिख रही हैं, नाउ दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी फॉर्मिंग द एंटायर 3D स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रेस जोन. यानी कि जो यहाँ पे रीजन जो ये कवर कर रहा है, दिस विल बी मच मोर. देखिए यहाँ पे तो ये सिर्फ इतने डेप्थ तक कवर कर रहा था, बट द ग्रुप एक्शन इज कवरिंग अ मच लार्जर एरिया. जो आइसो बार आपको यहाँ पे मिलेगा, दैट इज टू अ मच लार्जर डेप्थ. ओके, यू टॉक अबाउट द डेप्थ, दिस इज दिस D, एंड अगर आप इंडिविजुअल एक्शन की बात करते हैं तो दिस इज व्हाट, D1 डेप्थ. तो D1 डेप्थ इज ऑब्वियसली लेसर देन व्हाट, D डेप्थ. यानी कि इंडिविजुअल एक्शन में डेप्थ इज स्लाइटली लेसर एज कम्पेयर टू द ग्रुप एक्शन. तो इंडिविजुअल और ग्रुप एक्शन में आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी. So in the next we move on here. In the group action, bearing area and the surface area both will increase, okay, because the stress zone है वो बढ़ गया है, तो जो bearing area है that will also be increasing. Second point, in the group action, the depth of the stress zone extends to a greater depth than in the individual action. जो मैंने आपको अभी D1 और D के रूप में बताया, वही यहाँ पे point that is mentioned here. So the settlement due to the consolidation in the group action will always be greater than the settlement in the individual action. तो ग्रुप
में जो सेटलमेंट देखा जाएगा वो ज़्यादा होगा, बट दैट विल बी व्हाट, यूनिफॉर्म सेटलमेंट. Now one more important point, that minimum number of piles that are required for a group action is 3. 3 piles तो चाहिए ही, 2 से कोई group action नहीं हो जाएगा. Okay, so because this will be the soil that will be under consideration, और ये soil जो है यहाँ पे will be acting as a part of the pile. But 2 piles की अगर आप बात करोगे तो there will be no fixed zone कि किस डायरेक्शन में आप जोन की बात कर रहे हो, है ना. आप कह सकते हैं कि these are the 2 piles and you will be considering this one, but इतना कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा, because this is a not just load which is acting on the wall, है ना. ये पूरा का पूरा एरिया एक यहाँ पे आना चाहिए. So this is the smallest pile group. It is placed in the form of this equilateral triangle. Okay, this is the equilateral triangle which is being placed here. Pile group में भी triangular, rectangular. ट्रायंगुलर सिर्फ एक ही केस में है, दिस इज दिस वन लाइक दिस. एंगल्स अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पे, मिनिमम यही है, स्मॉलेस्ट पाइल ग्रुप यही है. रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है. हाउएवर द स्क्वायर ग्रुप इज प्रेफर्ड. अभी हम देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स में भी, तो और चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर होती जाएंगी. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग की, सेंटर स्पेसिंग बिटवीन द पाइल्स डिपेंड्स अपॉन two factors. First is the method of installation and second is the action on the piles. यहाँ पे इसको आप देखिएगा कि अगर एंड बियरिंग है तो द स्पेसिंग इज व्हाट 2.5D से लेके 3.5D. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस फ्रिक्शन पाइल ग्रुप तो इट इज़ व्हाट 3D to 4D. अब यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली बात है कि व्हेन दिस इज एंड बियरिंग पाइल, यानी कि हार्ड स्टेटाइज देयर, है ना, बट कोई फ्रिक्शन पूरे लेंथ के अलॉन्ग उसको कुछ नहीं मिला, सिर्फ और सिर्फ बेस पे रेस्ट कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग कम है. बट यहाँ पे इसको पूरा डिस्टेंस मिल रहा है ना, पूरा इसको लेंथ मिल रहा है, किसके लिए, फॉर द स्ट्रेंथ टू गेट मोबिलाइज्ड. तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग में रिलैक्सेशन दिया गया है, डेट इज़ 3D to 4D. जनरली हम 2.5 से 4.5 तक कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें कि दोनों ही फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं. जैसा कि आप समझ सकते हैं, दिस 2.5D भी होता है और 4D भी होता है. ओके, सो दैट इज़ द कंबाइंड पाइल विच इज़ देयर. If the spacing is governed as mentioned above, then usually what happens, the load bearing capacity of the group is greater than sum of load bearing capacity of the all piles individually. Let's say अगर एक individual की capacity है, let's say QUP, ठीक, और कितनी piles हैं, let's say n piles हैं, n piles का group है, हाँ, 3 गुणे 3, that is means 9. Okay, so it is a piles 9 piles group. तो अगर इसका केस है, so n times what QUP is what slightly lesser than what Q group action. तो group action में क्या होता है, लोड जो है थोड़ा सा बढ़ के आएगा, that is this one. आपने इंडिविजुअली मिला भी लिया हर एक इंडिविजुअल का, बट that is not sufficient, that is not much more than the group capacity. The load bearing capacity of the group, that is this one, depends upon the spacing also and the type of the soil also, कि soil granular soil है, clay soil है, किस तरीके की soil है. Now if you talk about the group efficiency, what is this group efficiency? Group efficiency is denoted by this term neta G, that is given by QUG, कि कितना load bearing capacity है पूरे group का, पूरे group of piles का. And अगर आप एक एक individual pile लेके चलते हैं, okay, and the entire number of piles are counted, that is n times QUP, so उसके हिसाब से आप अगर फ्रिक्शन दिस ग्रुप एफिशिएंसी अगर आप देखते हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू. सो QUG यहाँ पे अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ द एंटायर पाइल ग्रुप का है, अल्टीमेट लोड कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पाइल, दैट इज दिस QUP, एंड n इज द नंबर ऑफ पाइल्स इन द ग्रुप, है ना. अगर आप इस तरीके से केस लेके चल रहे हैं तो दिस इज दिस वन, ठीक. तो अगर इस पूरे का आप देखते हैं तो दिस इज QUG. अगर आप एक पाइल का इंडिविजुअली आप निकाल रहे हैं देन दिस इज QUP, और आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए. लेट से अगर 9 पाइल्स हैं यहाँ पे तो 9 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी ही है नीटा जी, सो इट विल बी व्हाट QUG अपॉन व्हाट 9 टाइम्स ऑफ QUP. दिस इज द ग्रुप एफिशिएंसी दैट इज देयर. नीटा जी मेनली डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स, सॉइल टाइप, मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन एंड द स्पेसिंग ऑफ पाइल्स. तो ग्रुप एफिशिएंसी के यहाँ पे ये इतनी बात हुई है. एक और फॉर्मूला यहाँ पे कन्वर्स लबारे द्वारा दिया गया है, दैट इज दिस नीटा जी इज इक्वल टू 1 माइनस 5/90 इंटू m इंटू n माइनस 1 प्लस n इंटू m माइनस 1 अपॉन m इंटू n. यहाँ पे m और n क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स है बेसिकली. ओके, इफ आई से m की वैल्यू क्या है, इट इज गिवन एज नंबर ऑफ रोज ऑफ पाइल्स.
तो नंबर ऑफ रोज की बात करें तो पहला रो ये, दूसरा रो ये, तीसरा रो ये, चौथा रो ये, तो m की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या हो गई, इस डायग्राम में क्या हो गई 4। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट नंबर ऑफ पाइल्स इन अ रो, एक रो में देखिए कितनी पाइल्स हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 4, तो इनकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 4 हो गई। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ m एंड n। यहाँ पे एक और टर्म है फाई की अगर हम बात करते हैं, इट इज़ गिवन बाय tan इनवर्स b अपॉन s। अच्छा अगर आप इस डायग्राम में देखिए तो b इज़ गिवन टू यू, स्पेसिंग आपको पता रहती है इन सभी की, सो यू कैन ईजिली फाइंड आउट दिस फाई वैल्यू। ओके, इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस b एंड s values। b is the diameter of the pile and b is the diameter of the pile, not this entire b, this is the d, okay, diameter of the pile, and s is the center to center spacing। आगे बढ़ते हैं, एक और टर्म है यहाँ पे ग्रुप सेटलमेंट रेशियो का, विच इज नाउ डिनोटिंग व्हाट सेटलमेंट। अभी तक हम बात कर रहे थे कितनी बियरिंग कैपेसिटी है, हम हमेशा से जब से हमने फाउंडेशन स्टार्ट किया है तब से हम दो चीज़ों की बात कर रहे थे। शैलो फाउंडेशन में भी हमने यही बात करी थी कि देयर विल बी टॉकिंग अबाउट दिस बियरिंग कैपेसिटी एंड सेकेंड वी विल टॉकिंग अबाउट दिस सेटलमेंट। तो बियरिंग कैपेसिटी तो हमने यहाँ पे बात कर ली अभी इस ग्रुप एफिशिएंसी की जब हम बात कर रहे थे। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द सेटलमेंट रेशियो। तो देयर विल बी सम सेटलमेंट दैट इज विल बी ऑफ द ग्रुप or some settlement that will be of the individual piles. So this group settlement ratio is defined as the ratio of settlement of the pile group, okay, entire pile, to the settlement of the individual pile. It is always greater than 1 and maybe as high as 16. So ये जो SR की वैल्यू है it is what 1 से 16 के बीच में यूजली देखी जाती है। सैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो सैंड्स में एक फॉर्मूला दिया गया है with respect to what will be the group settlement ratio that depends upon the size of the pile group, है ना, that is the what is the entire size. So this is if let's say b cross b, तो इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। It increases with the increase in size, जैसे जैसे इस b की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी SR की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। सो दिस SR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b इन दिस केस, बट कितना प्रोपोर्शनल है उसके बारे में अभी हम आगे देखते हैं इन दिस फॉर्मूला। SR इज इक्वल टू 4b plus 2.7 upon b plus 3.6 का whole square, where b is in meters. Okay, so with this we are here. अब हम यहाँ पे डिटरमिन करेंगे कितना सेटलमेंट पॉसिबल है, ऑलराइट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस दैट कैन बी सीन। प्लीज लुक इनटू हियर दिस फर्स्ट केस हियर when the piles are embedded on a uniform clay deposit and the pile group acts as a friction pile group। दो पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला इट इज द यूनिफॉर्म क्ले डिपॉजिट, दूसरा क्या बोला इन्होंने कि इट एक्ट्स एज अ फ्रिक्शन पाइल ग्रुप, यानी कि एंड बियरिंग की यहाँ पे बात नहीं करी गई है, यहाँ पे जब एंड बियरिंग की बात नहीं करी गई है। तो दिस इज द सेटअप हेयर, जहाँ पे अगर मैं इस सेटअप को आपको यहाँ पे बताऊँ तो दिस इज द ग्राउंड लेवल है, और यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज द सरफेस वेयर इन द लोड इज बीइंग अप्लाइड। अगर आप टॉप व्यू देखेंगे इसी डायग्राम का, तो यहाँ पे 3 पाइल आपको तो साइड में यहाँ पे दिख रही है, साइड व्यू से 3 पाइल्स। टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, लाइक दिस। और इस पूरे एरिया पे क्या लग रहा है, क्यू लोड लग रहा है, ओके, दिस क्यू लोड इज बीइंग एक्टेड अपॉन। नाउ इफ यू नोटिस द साइड व्यू हेयर, सी हेयर, फर्स्ट पॉइंट इज दिस यूनिफॉर्म क्ले डिपॉजिट, दूसरा पॉइंट बोला कि इट इज अ फ्रिक्शन पाइल ग्रुप। तो यहाँ पे देखिएगा दिस लोड विच इज एक्टिंग हेयर, नाउ इट is assumed to act at a distance of what, this here, at this distance। हम यहाँ पे लोड लग रहा है बट हम assume कहाँ पे कर रहे हैं कि it is acting on this plane, okay, that is the first point here। इस पाइल की लेंथ जो बताई गई है वो बताई गई है L। जो पाइल ग्रुप की बात करी गई है, तो जो पाइल ग्रुप की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिस इज B क्रॉस B, ओके, एंड कितने डिस्टेंस में बात कर रहा है ये, that is given as this is assumed as 2/3 of L। तो लोड हम यहाँ पे नहीं मान के हम क्या कह रहे हैं कि हम लोड यहाँ पे लग रहा होगा, सो दिस इज द केस दैट वी अज्यूम। अच्छा, लोड अगर इस एट अ डेप्थ ऑफ 2/3 L लग रहा है तो इसका कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका ट्रेपेजॉइडल है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस लोड इज नाउ ट्रेपेजॉइडल, कुछ इस तरीके से वो फैल के लोड लग रहा होगा। अच्छा, जो किस रेशियो में फैलता है, क्या उसका प्रोपोर्शन है, दैट इज दिस 2 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल। सो दिस एंटायर लेयर और द एंटायर डेप्थ इज देयर जहाँ तक ये लोड लग रहा होता है, ओके, हार्ड स्ट्रेटा इज डीप डाउन देयर। इस एंटायर
इस एंटायर डेप्थ में इफ यू टॉक अबाउट दिस सेंटर टू सेंटर पॉइंट, दिस यू आर नो टेकिंग दिस एज सेंटर टू सेंटर पॉइंट। ओके, जो इसकी विड्थ होगी डेट इज़ व्हाट बी प्लस जेड। ओके, बिकॉज अगर आप टॉप से देखेंगे तो आपको सबसे पहले तो ये दिखेगा कि दिस इज़ द विड्थ, है ना, जहाँ पे फाउंडेशन आपकी अलग अलग यहाँ पे मौजूद है। और अगर आप इस ट्राइपोजॉइडल एरिया को कंसिडर करने लग जाएंगे तो दिस इज़ व्हाट बी प्लस जेड, जहाँ पे लोड कुछ इस तरीके से फैल के लग रहा होगा। ओके, इन दिस एरियाज, तो ये ऐसे एक्सटेंड कर रहा होगा। सो दैट इज़ डिफरेंट पॉइंट देयर। एंड दिस जेड नॉट, ठीक, ये जो सेंटर आपने मानी है ये कंप्रेसिबल लेयर की, दिस इज व्हाट जेड, जेड इज गिवन बाय एच नॉट बाय 2। जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उसी को यहाँ पे हमने पॉइंट्स में यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अज्यूम्ड दैट द अप्लाइड लोड एक्ट्स ऑन एन इमेजिनरी इक्विवेलेंट राफ्ट ऑफ साइज b क्रॉस b विच इज प्लेस्ड एट अ डेप्थ ऑफ 2/3L फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, जो कि हमने यहाँ पे बात करी कि लोड हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्ट तो कर रहा है बट हम मान कहाँ पे रहे हैं कि एट अ डिस्टेंस ऑफ L/3 2L/3 एक्ट कर रहा है, ठीक है, 2L/3 एक्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट इज दिस, बिलो द अज्यूम्ड ड्राफ्ट लोड इज अज्यूम्ड टू बी ट्रांसफर्ड टू द सॉइल एट 2 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल, दैट इज द लोड विच इज बीइंग ट्रांसफर्ड। कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है, किस तरीके से लोड ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज दिस 2 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल। वी टॉक अबाउट द डेप्थ ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। अच्छा, ये डेप्थ ऑफ कंप्रेसिबल लेयर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये अगर आप को जो टेक्निकल में याद हो तो वहाँ पे हम जब प्राइमरी कंसोलिडेशन की बात करते थे वहाँ पे भी हम कुछ ऐसा ही अज्यूम करके चलते थे। द डेप्थ ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर विल बी द डेप्थ ऑफ द क्ले बिलो द अज्यूम ड्राफ्ट H0। ओके, सो जहाँ पे लोड अज्यूम करा है कि वहाँ लग रहा है उसके नीचे का हम सब पोर्शन कवर करेंगे। जो 2/3L जो ऊपर की लेंथ है दैट विल नॉट बी कंसिडरिंग, नॉट टेकिंग इन टू पिक्चर। Let Cc be the center of the compressible layer, z is equal to H0/2. At Cc, the initial effective stress or the overburden pressure is determined. Okay, so this overburden pressure will actually be used in the consideration or the computation of the settlement. Let delta sigma dash be the increase in the effective stress at the Cc due to the at the center Cc line, okay, due to the applied load Q, which is assumed to act on the equivalent raft. यहाँ पे डेल्टा सिग्मा डैश इज इक्वल टू Q अपॉन B प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे समझ सकते हैं आप, जब इस यहाँ पे डायग्राम की हमने बात करी थी तो ये क्या कहा था कि यहाँ पे दिस इज द विड्थ दैट इज B, ओके, और जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ लोड, जब ये लोड डिस्ट्रीब्यूट हुआ तब कैसा हुआ, दिस इज एंटायर लेंथ, ओके, जब ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो ये कुछ ट्रेपेजॉइडल फॉर्म में हुआ। और अगर हम इस सेंटर दिस CC लेयर की अगर हम बात करें, है ना, जो कि एट अ डेप्थ ऑफ दिस z है फ्रॉम दिस राफ्ट दैट वी हैव अज्यूम्ड हियर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द विड्थ दैट इज व्हाट b प्लस जेड। तो जो एरिया है दिस इज व्हाट b प्लस जेड इंटू b प्लस जेड। तो इस एरिया पे दिस लोड इज नाउ अज्यूम टू एक्ट। तो हम सारी चीज़ें जो बात करेंगे हम b प्लस जेड पे बात कर रहे होंगे, हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, वी विल बी टॉकिंग एट द सेंटर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन एंड टेक इनटू माइंड। तो जो एरिया था दैट इज व्हाट b प्लस जेड, है ना, b प्लस जेड वाला जो बेस बना था उसके हिसाब से आपने स्क्वायर अज्यूम किया एंड यू कंसिडर्ड दैट इज द एरिया दैट इज b प्लस जेड का होल स्क्वायर, और जो भी लोड लग रहा था दैट वाज Q, एंड बिकॉज इट इज एट द सेंटर ऑफ द कंप्रेसिबल लेयर दैट इज दिस डेल्टा सिग्मा डैश। अगर आप सेटलमेंट की बात करते हैं तो यू आर सिंपली यूजिंग द फॉर्मूला दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द प्राइमरी कंसोलिडेशन। So here you can see that it is h into Cc upon 1 plus E naught into log of sigma naught plus delta sigma dash upon this sigma naught. Okay, so these are the different values, these are the different primary consolidation values. In the next class we will be discussing some other cases and then we will move on to the numericals. Thank you.